माँ मुझसे मिलने आई थी। माँ वो नहीं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मेरी भारत माँ मुझसे मिलने आई थी। कुछ कुछ कहना चाहती थी, कुछ कुछ बोलना चाहती थी, कुछ कुछ मांगना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछ पाती उतनी ही देर में वह गायब हो गई। बार बार एक प्रश्न मेरी आत्मा को झकझोर रहा था। आखिर एक युवा से माँ क्या इच्छा रख सकती है? एक विचार का, एक ऐसे विचार की इच्छा जो बदल दे भारत। वो चाह रही थी कि इस देश की नई पीढ़ी उसके विचार के बारे में सोचे और उसे अमल करने दिन रात लगा दे। हम सभी को अपने देश से प्यार है और हमारी इस प्राचीन भूमि से गहरा लगाव है। हम सभी का भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना है और मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ ऐसे लोग हों जो आत्मनिर्भर हों, उनके पास रहने की व्यवस्था, उत्तम स्वास्थ्य और उचित शिक्षा हो। तो मैं अपनी सहपाठियों की मदद से भारत के भविष्य द्वारा, युवा वर्ग द्वारा इस मन के मंच के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया का रूप प्रदान कर सकती है। मैं रोज की तरह अपने घर के आंगन में टहल रहा था। जेरी, हमारी सोसाइटी में रहने वाला कुत्ता, हमेशा की तरह मेरे पास आया, लेकिन कुछ डरा हुआ था, कुछ सहमा हुआ था। बस आया और मुझसे लिपट गया। उसको ऐसा व्यवहार पहली बार देखा, मानो लग रहा था मुझसे मदद मांगने आया हो। उसकी आंखों में दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आसपास से पूछने में पता चला कि कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे मारा पीटा। और वजह क्यों ही चाहिए एक जानवर को मारने के लिए? इसलिए क्योंकि वे बेजुबान हैं। आखिर उनका भी तो दिल है जो महसूस कर सकता है, आंखें जो देख सकती है, और परिवार जैसे आपका और मेरा। मन में आता है कि एक ऐसे यंत्र का निर्माण करूं जो इन जानवरों के शरीर पर लगाया जा सके और उनकी सुरक्षा एवं हेल्थ स्टेटस की जानकारी नजदीकी अस्पताल एवं थाने में देता रहे, जिससे कि जेरी से अन्य पशुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोका जा सके। जब मैं किसी जानवरों की आंखों में देखता हूँ तो मुझे एक जानवर नहीं, एक जीवित प्राणी दिखाई देता है, एक मित्र दिखाई देता है। उसके अंदर एक आत्मा महसूस कर सकता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ। यह यंत्र न केवल जानवरों के प्राण बचाएगा, लेकिन मनुष्य एवं जानवरों के बीच के प्रेम को उजागर करेगा। भारत तो आज हर क्षेत्र में अव्वल है, चाहे विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई अन्य क्षेत्र। किंतु इस देश की महानता एवं नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा हो। यह तो स्वयं गांधी जी भी कहते थे, अपनी आंखें खोले, दुर्व्यवहार नहीं सद्व्यवहार का चुनाव करे। मैं जानता हूँ कि यह यंत्र दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाना असंभव है, किंतु मानवता तो अखंड ब्रह्मांड के अंश अंश में बसी हुई है। बस जरूरत है तो उसे ढूंढने की। धन्यवाद। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। नमस्कार, मैं हूं जय शाह, जेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र। आज मैं एक ऐसी सार्वजनिक समस्या पर चर्चा करने वाला हूं जिसे शहरी लोगों द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है, और वह समस्या है बिजली का दुरुपयोग। उपर्युक्त दोहा आज की स्थिति को बड़े ही कम एवं सुंदर अक्षरों में समझाता है। आज भारत के अन्य विभागों में बिजली की अनुपस्थिति को उसके कमी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किंतु यह जानना अति आवश्यक है कि बिजली शहरी लोगों द्वारा इतनी मात्रा में ग्रहण की जाती है कि ग्रामीणों के लिए तो बचती ही नहीं। आखिर हमारी लालसा के भोगी वे क्यों बने? देखा जाए तो यह अब उच्च समय है। अगर तत्काल में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वह दिन भी दूर नहीं जब अखंड भारत को इन मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के आज के समय में पूर्ण विराम लग जाएगा। आज के समय में बिना ऊर्जा के किसी भी कार्य को पूर्ण करने की हम कल्पना मात्र तक नहीं कर सकते। किंतु बिजली की बचत के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि दिन में ट्यूबलाइट की जगह सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करना, विद्युत उपकरणों का उपयोग के पश्चात बंद करना, पानी की बचत करना, कुशल उपकरणों का उपयोग करना और
अपने बिजली के उपयोग को नियंत्रण में रखना। अगर इन योजनाओं का पालन सबके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पे भी किया जाए तो एक विशाल बदलाव लाया जा सकता है। प्रण लेते हैं कि इसी क्षण एकत्र होकर बिजली को बचाएंगे, घर घर बिजली लाएंगे, भारत को प्रगतिशील बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जब जमीन और जमीन से जुड़ी ही बातें हो रही है तो मैं भी अपने मन के विचार आगे रखना चाहूँगी। फूल जो हमें जमीन से ही प्राप्त होता है वह हमारे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना महत्व रखता है। जब फूलों की बात चली रही है तो क्यों ना इन पर कुछ पंक्तियां हो जाए। रंग बिरंगे फूल हमारे, देखो ये हैं कितने प्यारे, उपवन को महकाते हैं, सुगंध फैलाकर इतराते हैं, रहते तो हैं कांटों के बीच पर कभी ना शोक मनाते। देवों के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, वह नारी के श्रृंगार में गुथ जाते हैं। सुंदर सुंदर फूल हमारे सबको पास बुलाते हैं। इस काव्य में कही गई हर एक बात बिल्कुल सच है, परंतु हम मानव ने इस प्रकृति के उपहार को बहुत ही हल्के में ले रखा। हम इन फूलों को देवों के चरणों में अर्पित कर कर, श्रृंगार का हिस्सा बनाकर, त्योहारों में इसका इस्तेमाल कर कर इन्हें इर्द गिर्द कहीं पर भी फेंक देते हैं, जिन पर से गाड़ियां व इंसान इन्हें कुचलती हुई निकल जाती है। हम इन फूलों को पानी में विसर्जित कर देते हैं यह सोचकर कि वे पानी में घुल जाएंगे। वे पानी में तो घुल जाते हैं, परंतु उनकी इस प्रक्रिया को लगभग 6 महीनों से लेकर 1 साल लग जाता है और इस बीच न जाने कितने जीव जंतुओं की इन्हीं की वजह से मृत्यु हो जाती है। यह सब तो फिर भी ठीक है, परंतु कल जब मैं विद्यालय जा रही थी तब मैंने एक बहुत ही बड़े फूल के ढेर को देखा। उस ढेर में फूल इतने साफ, सुंदर और स्वच्छ थे मानो उन्हें अभी तोड़ के लाया गया, किंतु उन्हें हाथ से दबाकर कचरे के साथ लेकर जाया जा रहा था। यह देख मेरा मन व्यथित हो उठा। मैंने सोचा कि क्यों ना इस ओर एक कदम बढ़ाया जाए, क्यों ना इन्हीं फूलों को इकट्ठा कर इनसे और भी लाभदायक चीजें बनाई जाए। साफ, स्वच्छ व सुंदर फूलों को इकट्ठा कर उनको धोकर उनसे प्राकृतिक व अपमूल्य इत्र बनाया जा सकता है। जो फूल सड़ गए हों उन्हें खाद में मिलाकर खाद में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और तो और जो फूल सूख गए हों उन्हें हम पुष्पकारी के द्वारा बर्तन, वास आदि का आकार दे सकते हैं, जिससे उनमें और भी जान डर जाए। आजकल अगरबत्तियां तो हर किसी के घर में जलाई देती हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाएं जो पूरे घर को महका दें। और तो और इन फूलों को पानी में उबालकर उस पानी में कॉर्नस्टार्च मिलाकर उसको सुखाने से वह प्राकृतिक रंग भी बन सकता है। धन्यवाद। बंजर जमीन में जिसमें है जान डाली, अपने बच्चों की तरह पूरे साल की खेतों की रखवाली, वैसे महान कृषियों के सहायक होना क्या नहीं है हमारी जिम्मेदारी। किसान, इनको अगर भगवान का एक रूप भी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर भगवान ने हमें जीवन प्रदान किया है तो इन किसानों ने उस जीवन में जान डाली है। इन्हें हम अपने देश का अन्नदाता मानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अन्नदाताओं को कितनी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इन सारी कठिनाइयों की जड़ है जानकारी एवं शिक्षा का अभाव। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे हमारे जीवनदाता का जीवन कुछ सरल हो जाए। इनका जीवन सरल बनाने के लिए हम सरकार की सहायता से एक ऐसे उपकरण का आविष्कार कर सकते हैं जो कि हमारे देश के हर एक किसान के खेत में लग सके और उनको उनके खेत की उर्वरता एवं कमियों से अवगत करवा सके। साथ ही उनको मिट्टी, कीटनाशक, खाद आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सके। फसलों को नष्ट होने से कैसे बचाना है यह बताने में भी यह उपकरण समर्थ हो। अगर यह प्रयास सफल रहा तो हमारे देश के कृषि संबंधी कार्यों का उद्धार होगा और हमारे अन्नदाता एक हद तक एक सुखी, संपन्न, समृद्ध और कठिनाई मुक्त जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम हमारे किसानों के बारे में तो सोचेंगे, किंतु किसानों की मेहनत के द्वारा उगाए गए फसलों के बारे में भी सोचें। क्या आपने आज का अखबार पढ़ा? मैं तो निशब्द सी हो गई। अगर किसान 100 फसल उगाता है तो उसमें से 30% तो यूं ही बर्बाद हो जाता है। किसान अपनी फसल को सब्जी विक्रेताओं तक पहुंचाता है,
कई बार ऐसा होता है कि रात तक बिक्री न होने के कारण उन्हें अपनी फसलों को फेंक देना पड़ता है। इससे फसलों के नुकसान के साथ साथ इन सब्जी विक्रेताओं का भी भारी मात्रा में नुकसान होता है। क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? मेरे मत अनुसार यदि हम एक ऐसे उपकरण का निर्माण कर सके जो केवल सौर ऊर्जा और ठंडे पानी से चले, यह हर तापमान में काम करने के लिए सक्षम रहेगा। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा और कम से कम जगह का इस्तेमाल करेगा। इसे आसानी से हर एक सब्जी विक्रेता के ठेले के आसपास के नीचे स्थित किया जा सकता है। यह बटुए पर बोझ भी नहीं बनेगा और फसल को जल्दी पकने में भी मददगार साबित हो सकता है। हम इसे सरकार की मदद से कम दामों में ज्यादा से ज्यादा विक्रेताओं तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हर एक सब्जी विक्रेता के जीवन में यह नई उम्मीद का संचार कर सके। धन्यवाद। हमारे देश की हौसला अफजाई के लिए हमारे युवा आपके समक्ष अपना जोश एवं उत्साह प्रस्तुत करने आ रहे हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, नए विचारों की मशाल से नव निर्माण अब करना होगा। अपने मन के मंच के द्वारा अपना हुनर दिखाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिला